जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीएम्बल। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीएम्बल, राइट। तो आइए देखें इससे प्रश्न आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, यूपी आरओ की बात कर लें तो देखिए 2021 में प्रश्न आया हुआ है यूपी आरओ से, ठीक। इसमें पूछ रहा है कि सभी नागरिकों को कौन कौन से न्याय प्रदान किए गए हैं, कौन कौन से न्याय प्रदान किए गए हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किए गए हैं। ये 2021 में है। और फिर एक मिनट दिखा देता हूँ, पहले आपको आरओ वाला ही। ये देखिए, यूपी आरओ 2023 में फिर से इससे प्रश्न पूछा गया है। 2021 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, उसके पहले 2019 में हुआ था, तो उसके मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गया, ठीक है। तो 2024-25 में जो एग्जाम परीक्षा आपकी हो रही है, इसमें भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है प्रस्तावना से, ठीक। तो इसको पढ़ लेना चाहिए। और देखिए कितने परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ देखिए, आईएएस 2021 में पूछा गया है, आईएएस 2017 में पूछा गया है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ यूपी आरओ दिखाई दिया। यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है, एमपी पीसीएस प्री 2023 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है। यहाँ देखिए 6 बार, 5 से 6 बार यहाँ पे पूछा गया है। एक ही प्रश्न को 5-6 बार पूछ लिया गया है, ये मैंने दिखाई दिया, ठीक। तो ये थे लगभग जो है आपके 5-6 प्रश्न, जो लगभग इससे आपको ये अंदाजा लग गया कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्या है? ट्रेंडिंग टॉपिक है। और यहाँ से 1 से लेकर 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो अब ये मेरे पास 2 विकल्प हैं। पहला तो मैं बोल दूं कि अब मैंने बता दिया ट्रेंडिंग टॉपिक, जैसा कि बाकी कई जगह पे किया जाता है, ठीक। मैं बता दूं कि ये है ट्रेंडिंग टॉपिक, और आप खुद खोल के पढ़ लें, बुक खोलें और आप खुद पढ़ लें, ठीक। या नोट्स बनाए हो तो उससे पढ़ लें, या फिर मैं पढ़ा दूं आपको। तो इस टॉपिक से जितने पीवाईक्यूज आए हुए हैं, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना करके मैं आपको क्या करता हूँ, इसको पढ़ा देता हूँ, ठीक। प्रस्तावना क्या कहती है? प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये हमारे संविधान के जो भी जैसे रखा जाता है ना कि एक उद्देश्य क्या क्या होगा, हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, हमारा देश कैसा होना चाहिए, हम लोग कैसे होंगे, ठीक। हमारा देश कैसा होगा, समाजवादी होगा या फिर जो है वो सोशलिस्ट होगा या कैपिटलिस्ट होगा या फिर मिक्स्ड होगा, तो कैसा होगा, लोकतंत्र होगा, गणतंत्र होगा या राजतंत्र होगा। तो हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है वो होगा कैसा, इस बात का इसमें क्या किया जाता है, इसमें चर्चा की गई है एक इंट्रोडक्शन की तरह से, ठीक। इंट्रोड्यूस किया गया है कि ऐसा ऐसा होगा। तो क्या कह रहा है, मुद्दे पर चलते हैं सीधे। क्या कहने का प्रयास कर रहा है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, देखिए यहीं से प्रश्न शुरू हो जाता है। पहला तो पूछ देता है क्रोनोलॉजी। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, 1 2 3 4, क्लियर। ये पांचों का दे देता है क्या, क्रोनोलॉजी लगाने की। जैसे गणराज्य पहले लिख देगा, समाजवादी बाद में लिख देगा, लोकतंत्र इधर लिख देगा, और कह देगा इनको क्रोनोलॉजी में लगाए, जैसे ये संविधान में मेंशन है उसी हिसाब से आप क्या करें, इसको लगा दें। तो पहला प्रश्न यहां से, ठीक। तो क्या कह रहा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि पूरा प्रभुत्व किसका होगा, पूरा अधिकार किसका होगा, पूरा अधिकार हमारा ही होगा, भारत के लोगों का ही होगा, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और कैसा होगा, समाजवादी। कैसा होगा, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, यानी कि ये नहीं कि किसी धर्म का जो है इसमें एकाधिकार नहीं होगा, किसी धर्म को जो है इसमें न छांटा जाएगा अलग, और न किसी धर्म का एकाधिकार होगा। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष होगा, यानी कि किसी एक धर्म, विशेष धर्म को जो है विशेष रूप से कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे, सब समान है। लोकतंत्रात्मक,
लोगों का तंत्र होगा। जो सिस्टम है उसको चलाते तो पार्लियामेंट चलाता है, लेकिन पार्लियामेंट के लोगों को कौन चयन करके भेजता है? लोग वोट दे करके, लोग चयन करके भेजते हैं। तो लोगों का तंत्र लोकतंत्र है। और गणराज्य है, यानी यहाँ पर जो मुखिया हैं, जो हमारे देश को चलाते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो ठीक है, प्रधानमंत्री तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जो राष्ट्रपति उनका, फिर जो है उनका पुत्र राष्ट्रपति बन जाएगा, फिर उनका पुत्र राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हायरार्की इसमें ये नहीं है, ठीक ना। निर्वाचित ही होंगे, ठीक ना। क्या प्रतिभा पाटिल का बेटा जो है वो राष्ट्रपति बना? क्या एपीजे अब्दुल कलाम का जो पुत्र है वो राष्ट्रपति बना? खैर उनके मतलब कोई पुत्र नहीं था। एक समझाने की बात मैं बोल रहा हूँ, या किसी का भी मतलब कि उन्होंने क्या किसी को बोला कि ये हमारे उत्तराधिकारी रहेंगे? नहीं ना। क्या प्रतिभा पाटिल ने बोला? ठीक। क्या जो है प्रणब मुखर्जी ने बोला? या क्या जो है उसके बाद के हमारे जितने भी वर्तमान राष्ट्रपति तक किसी ने बोला? नहीं बोल सकते, क्योंकि गणराज्य है। क्या है ये? गणराज्य, ठीक ना। यहाँ पर जो है निर्वाचित ही होंगे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी अप्रत्यक्ष रूप, ठीक ना। और एक और बात, मैं कोई चीज समझाने के लिए अगर बोलता हूं तो ऐसा तो है नहीं कि समझाने का भी नोट्स कोई तैयार करके आता है। तो अगर समझाने के दौरान कोई चीज अगर समझा रहा हूं तो आप इस बात पर फोकस रखें कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इस बात पर आप फोकस रखें। ये नहीं कि किसी सपोज कि किसी धर्म के की चर्चा मैंने कर दी, मुस्लिम धर्म की चर्चा कर दिया, हिंदू या क्रिश्चियन, तो आप मतलब क्रिश्चियन, अरे भाई मुझे क्या दुश्मनी किसी से? मेरा वीडियो ना मुसलमान देख रहा है सिर्फ, ना कोई सिर्फ हिंदू देख रहा है, ना सिर्फ क्रिश्चियन देख रहा है, सभी ऐसा थोड़ी है कि कोई क्रिश्चियन तो उसके पास मैं वीडियो नहीं देख, हर किसी के पास जा रहा है। तो मेरा उद्देश्य बस ये है कि आप सेलेक्ट हो जाएं, ये मेरा इतना सा उद्देश्य है। उसको समझाने के लिए मुझे जो प्रयत्न करना पड़ेगा मैं करूंगा, ठीक, दायरे में रहते हुए, ठीक। अब अगला प्रश्न यहाँ से क्या उठता है कि कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसमें लिख देगा कि जो है विश्वास या फिर धर्म, सामाजिक, धर्म और राजनीतिक न्याय। तो किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं? तो धर्म के न्याय की उल्लेख नहीं है, धार्मिक न्याय के उल्लेख नहीं है इसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का ही उल्लेख है, ठीक। फिर स्वतंत्रता मिली हुई है। क्या राजनीतिक स्वतंत्रता? नहीं, राजनीतिक न्याय है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिली, इन 5 चीजों की स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिली हुई है, कोई धार्मिक समानता नहीं मिली हुई है, ठीक ना। अभिव्यक्ति की समानता नहीं मिली हुई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिली हुई है, ठीक है। और क्या कह रहा? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान को दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कभी कभी पूछता है अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर। अधिनियमित कब किया गया? तो 26 नवंबर। लागू कब किया गया? तो डेट चेंज होगा। कौन सी डेट है? बताइए। और इसमें क्या कुछ मिसिंग है इसमें बताइए? समाजवादी, कुछ कुछ चीजें जो इसमें बाद में जोड़े गए, अखंडता, ठीक ना। इसमें क्या क्या चीजें बाद में जोड़ी गई? कुछ कुछ चीजें बाद में जोड़ी गई। पहले प्रियम्बल अलग तरीके से था, बाद में प्रियम्बल जो है वो, उसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई थी, ठीक ना। मैं इंग्लिश वाला ही देख के बता दूंगा, नहीं तो पता चले कि हिंदी मीडियम में थोड़ा सा क्लियर वर्ड उतना मुझे क्लियर नहीं हो पाता है, तो हो सकता है कुछ। चलिए
We the people of India having solemnly resolved the Constitution of India sovereign socialist secular democratic republic, ये देखिए ट्रिपल एस, इंग्लिश वालों के लिए आसान है, ट्रिपल एस डी, सोशलिस्ट सेक्युलर, सोवेरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये हो गया सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, थ्री टाइप्स, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ एंड faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation, ठीक ना। और अडॉप्ट किया गया था, इनैक्ट किया था, ये वर्ड आए तो आपको 26 नवंबर ही मारना है, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक। अब चलिए हम लोग अब प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। अब किस पे चर्चा करेंगे? प्रश्नों पे सीधे। भारत के संविधान में 3 प्रकार का न्याय दिया हुआ, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व दिया हुआ है, ठीक। प्रस्तावना में भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित है। उद्देशिका भारत की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें से कुछ कीवर्ड्स हटा दिए गए हैं। संविधान से हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत और इंडिया नाम से, भारत और इंडिया नाम से संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ पे सही क्रम पूछा है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है वो जोड़े गए किस संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए, ये ध्यान रखिएगा। आपको हो सकता है पूरा प्रियम्बल देखे पूछ दे इसमें से कौन कौन से शब्द नहीं थे। धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना, वो कैसा? धर्म पंथ निरपेक्ष, वही बात है। बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता में से वह शब्द जो 1975 में संविधान में की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था वो कौन सा है? अखंडता। ये बस एक बार ये ध्यान रख लीजिए, ये वाला जो पॉइंट है उसको ध्यान रख लीजिए, इस तरह के कई सारे प्रश्न हो जाएंगे। प्रस्तावना में क्या बताया गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की उद्देशिका का पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को अंतर्गत उद्देशिका बना, जो इनका ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल था, इनका जो है ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल था, ऑब्जेक्टिव जो इनका प्रस्ताव था वो क्या बना? उद्देशिका वही बना। ये न्याय योग्य नहीं है, कहने का क्या अर्थ है? ये नहीं कि इसको कोर्ट में ले आके बोल सकते इसमें ऐसा लिखा हुआ है तो हमको इस आधार पर न्याय चाहिए, ठीक ना। इसको कोई ओवरराइड नहीं कर सकता, इसको रद्द नहीं किया जा सकता है। यह संशोधन, इसका संशोधन किया जा सकता है। ये अगर 4 स्टेटमेंट है तो ये आप सीधे हमारा संशोधन किया जा सकता है। क्यों? बिना संशोधन किए थोड़ा ना 3 शब्द जोड़ा गया। अखंडता शब्द जो है वो बिना संशोधन किए थोड़े जोड़ा गया है, ठीक ना। 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है तो संशोधन करके ही तो जोड़ा गया है, तो संशोधन किया जा सकता है, इसको न्यायालय में जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसेबल है कि नहीं है? बताइए आप लोग। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन 42 में वही सेम है, ठीक ना। ये इतनी बार रिपीट किया हुआ है। अब ये सारी चीजें मैंने एक बार आपको क्या की है? पढ़ा दी, ठीक ना। ये सारी चीजें यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं है, जो सबका राष्ट्रपति लोगों का मैंने वो दे करके बताया आपको उदाहरण। भारत लौकिक सार्वभौमिकता क्यों है? क्योंकि हम भारत के लोग से शब्द स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक। सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकतावाद से, ठीक। धर्मनिरपेक्ष मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये भी मैंने बता दिया। तो सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में ही आप लोग को बता दी है, बस क्वेश्चन करके अब तक जो पूछा गया है वो है आपके सामने, ठीक ना। समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रभुता संपन्न लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। कहाँ मैंने लोक कल्याण पढ़ाया आपको? कहीं पे मैंने लोक कल्याण पढ़ाया नहीं है, लोक कल्याण, ठीक ना। ये सब मैंने कितने स्वतंत्रता, कितने प्रकार की न्याय, किस दिन अंगीकृत किया गया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, ये नया चीज है कि संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है, उद्देशिका, ठीक ना। हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा था।
संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने कहा था। बेरुवाड़ी सज्जन या बाकी केसों में से, भारतीयवादों में से, केशवानंद भारतीयवादों में से जिस वाद में यह निर्णय लिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुवारीवाद में कहा गया था कि संविधान उद्देशिका का भाग नहीं है। ठीक है, फिर भाग है, ये कब कहा गया? मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया। और ये कब कहा गया कि संविधान जो है वो उसकी मौलिक संरचना का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, ये केशवानंद भारतीवाद ने कहा। पहले कहा गया नहीं है, बाद में कहा गया है, फिर बीच में कहा गया था कि उसके मौलिक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान के। ठीक ना। उद्देशिका भारत के संविधान के उद्देश्यों में आर्थिक न्याय उपबंध करता है। बिल्कुल, आपने पढ़ा है आर्थिक न्याय। ठीक है, ये अभी ऊपर आपने पढ़ ही लिया है, तो लगभग ये जो है सारी चीजें आपने पढ़ ली है कि शासन करने का उद्देश्य उल्लिखित करता है, महत्वपूर्ण है और उसको उपयोगिता है, लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता। अर्थ निर्णय का मतलब क्या? कि अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है, अगर संविधान में कहीं मुद्दा ऐसे अगर गंभीर मुद्दा जाकर के फंस गया कि उसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, तो प्रियम्बल से अगर कहीं वो क्लेरिफाई होता है तो इस बात के लिए प्रियम्बल उद्देशिका की मदद ली जा सकती है। इस बात के लिए उद्देशिका की मदद ली जा सकती है। तो ये जो सारे कीवर्ड्स हैं, इन पांचों कीवर्ड्स को आप लोग देखिए। क्रोनोलॉजी, जो पांचों ऊपर की है, क्रोनोलॉजी, कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, ये दोनों, कितने प्रकार की न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, और कौन कौन से हैं दोनों, तीनों में कौन कौन से। इतना भी अगर आप याद कर लिए तो आपसे प्रियम्बल क्या होगा, प्रियम्बल का क्वेश्चन लगभग आपसे हल हो जाएगा। ये सब न्यायालय में, और एक टर्म याद कर लिए, न्यायालय में लागू नहीं होता। ये 3-4 बात अगर आपने प्रियम्बल में याद कर लिया तो प्रियम्बल के क्वेश्चन गलत नहीं होते। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और इसी तरह के अगर और वीडियोस आपको पाए, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ से हर वर्ष 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, वो भी प्रूफ भी दिखाया जा रहा है। तो इस तरह के टॉपिक अगले 25 दिन 30 दिन चलेंगे। ठीक, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा कमेंट कर दिया करो यार।